हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। चलिए, काफी दिनों के बाद क्लासेस आई हैं अपनी, तो ये क्लास मैं छोटी रखूंगा ताकि कुछ कमी हो तो मुझे बताना कि सर इस चीज को सुधारिए, फिर अपनी चीजों को दोबारा से करेंगे। ये मैक्सिमम अपनी छोटी सी क्लास रखेंगे, ठीक है। अपना टॉपिक चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था भाई? पुष्टिपादपों की आकारी की, जिसमें हमने ऊतक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे ऊतक तंत्र के बारे में। किसके बारे में? ऊतक तंत्र के बारे में। चलिए, आपको पता है एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर आगे अंग बनाते हैं और अंग मिलकर आगे तंत्र बनाते हैं। चलिए, हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उसमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के अध्ययन पर चर्चा कर चुके हैं या कर रहे हैं। हमने ऊतकों के बारे में पढ़ लिया और उनमें स्थित कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया। आओ अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे कि पौधों में ऊतक तो पाए जाते हैं, लेकिन पौधे में अलग अलग भागों पर अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं, उनकी रचना के बारे में देखेंगे, उनके कार्य के बारे में देखेंगे, उनकी स्थिति के बारे में देखेंगे। रचना व स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। रचना व स्थिति, उनकी संरचना और उनकी स्थिति के आधार पर पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। कौन सा? लिख देता हूं मैं यहां पे, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। दूसरा है भरण ऊतक। दूसरा कौन सा है? भरण ऊतक। और तीसरा है संवहनी ऊतक। वैसे देखा जाए तो नाम से पता लग रहा है ना कि ये तो बाहरी त्वचा पर ऊपर जो ऊतक होते हैं, ये फिर खाली स्थानों को भरने वाले, और ये संवहन करने वाले, जैसे जाइलम और फ्लोएम हो गई आपके। ठीक है, तो पहले बात करें बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य ऊतक तंत्र पौधे के सबसे बाहरी आवरण होता है। लो जी, बताने की जरूरत नहीं है, पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है। एक मिनट। हाँ जी, सबसे बाहरी आवरण होता है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, इसके अंतर्गत क्या? एक तो इसके देखिए ऊतक है, ये कौन सा? बाह्य त्वचीय। ठीक है, बाह्य त्वचीय ऊतक है, तो ये सबसे बाहरी आवरण होगा भाई, बिल्कुल बाहरी आवरण होगा। और क्या होगा सर? इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं आएंगी, बाहरी त्वचा की कोशिकाएं आएंगी, बाहरी त्वचा कोशिका। और क्या आएगी? और आएंगे इसके अंदर रंध्र। क्या होते हैं बता दिया। बाह्य त्वचीय उपांग, जैसे मूल रोम, बाहर में पाए जाते हैं ना मूल रोम, तो वो आ जाएंगी। ठीक है, बाह्य त्वचा पौधे के भागों की बाहरी त्वचा होती है। सबसे बाहर पौधे की जो सबसे बाहर वाली त्वचा होती है उसे ही बाह्य त्वचा कहते हैं, जिस पर आपको पता है रंध्र पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। किसमें? बाह्य त्वचीय ऊतक के अंदर। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अब इस ऊतक की कोशिकाओं की बात करें तो कोशिकाएं लंबी होती हैं आकार में। कैसी होती हैं? आकार में लंबी। वह एक दूसरे से सटी हुई, एक दूसरे से सटी हुई का मतलब होता है, ये मान लीजिए एक कोशिका है, तो दूसरी इस प्रकार से, तीसरी इस प्रकार से, चौथी इस प्रकार से, पांचवी इस प्रकार से। इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से कोशिकाएं होती हैं जो सटी हुई होती है। ठीक है, और एक अखंड सतह बता दें। अखंड का मतलब बिना टूटने वाली या बिना खंडों वाली या बिना टूटी हुई एक सतह बना लेंगे, यानी कि उसमें कोई भी खंड नहीं होंगे, कोई भी त्वचा होगी वो टूटी हुई नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है। एकल सतह मतलब सरफेस होगी, एकल ही होगी, एक ही सतह होगी, ऐसे अलग अलग सतह नहीं होगी। बाह्य त्वचीय, बाह्य त्वचा कोशिकाएं पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं, ये याद रखना है। बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। पैरेन्काइमा में क्या होता है? बहुत कम साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य बहुत कम, इसमें कोशिका द्रव्य होगा। अब कोशिका द्रव्य कम होगा तो सीधी सी बात है कोशिका थोड़ी सी कठोर होगी। जो कोशिका भित्ति के साथ होता है, इसमें एक बड़ी रसदानी होती है। क्या होती है? बड़ी रसदानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह
मोम की मोटी परत से ढकी होती है। किसकी? अब बाहरी त्वचा है ये, ठीक है। कोशिका में साइटोप्लाज्म कम है, बड़ी रसदानी है। कैसी है? बड़ी रसदानी। कोशिकाएं कैसी हैं? पैरेन्काइम। अब बाहरी त्वचा है, इस पर क्या हो गया? एक मोटी मोम की परत। क्या होगी? मोम की परत होती है। इसे क्यूटिकल कहते हैं। और इस परत को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिकल का आवरण पाइप है। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकता है और मूल में क्यूटिकल नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, मूल की में क्यूटिकल नहीं होता। मूल इज नॉट क्यूटिकल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मूल में अगर क्यूटिकल होगा तो फिर वो पौधों के अंदर जस का जो अवशोषण है वो कैसे करेगा ना, तो इसलिए मूल में क्यूटिकल नहीं होता। और बाकी भागों में होता है। क्यों? क्योंकि वो जल की हानि को रोकता है, ठीक है। जल की हानि को वो रोकता है। चलिए, अब आपको पता है हमने बाह्य त्वचा के बारे में देख लिया। अब थोड़ी सी हम बात कर लेंगे रंध्र के बारे में। किसके बारे में बात कर लेंगे? रंध्र के बारे में। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, आगे देखते हैं रंध्र। रंध्र आपने बहुत बार, मैंने छोटी क्लासों में भी आपको बता दिया। जब मैंने 11th 12th जो 10th की साइंस करवाई थी, वहां पर मैंने आपको रंध्र करवा दिया था। तो रंध्र ऐसी संरचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होती है। बिल्कुल होती है भाई। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। रंध्र क्या करते हैं? एक तो वाष्पोत्सर्जन को नियमित करते हैं और गैसों के विनिमय को भी नियमित ये करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। जैसे मान लीजिए कोई भी ये एक रंध्र में बना देता हूं, इसमें 2 कोशिकाएं होती है सेम के बीज के आकार की, इस प्रकार से। मुझे सेम का बीज बनाना नहीं आता, भी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 2 कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को बोलते हैं प्यारे बच्चों द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? द्वार, क्योंकि ये द्वार की तरह ही काम करती हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है। किसमें? घास में, यानी कि लगभग देखें तो एक बीज पत्ती डंबलाकार होती है। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली व आंतरिक भित्ति मोटी होती है। देखें तो बाहरी भित्ति ये देखो पतली, ये बाहर वाली, और आंतरिक भित्ति ये मोटी हो गई, ठीक है। द्वार कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस और रंध्र के खुलने व बंद होने के क्रम को नियमित करता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? रंध्र के खुलने का और बंद होने का क्रम को ये नियमित करता है कि कब रंध्र को खुलना है, कब रंध्र को ये बंद करना है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचा कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप तथा पादपों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। अब देखो, सहायक है मतलब थोड़ी सी हेल्प करेगी। कभी कभी क्या होता है, रेयर केसेस में, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? रंध्र के आसपास स्थित होती हैं, और रंध्र के आसपास स्थित होती हैं तो ये कोशिकाओं के माप और उनकी आकृति, उनके पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है, जिसकी वजह से ये कुछ अलग अपना प्रभाव दर्शाती हैं। इसलिए इन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिका में रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती है। लो जी, अब रंध्र को देख लो। ये पूरा आपका रंध्र तंत्र है। देखो, तो ये हो गया सबसे बाहर बाह्य त्वचा कोशिकाएं होगी, ये वाली। ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये बाहरी त्वचाई कोशिकाएं हैं, ठीक है। इधर भी है, इधर भी है, होगी। इसके बाद में ये इसके साथ में जो हरी हरी दिखाई आपको दे रही है बीच बीच में, ये होती है आपकी सहायक कोशिकाएं। कैसी होती हैं? ये आपकी जो हरी हरी अलग से दिखाई दे रही है, सहायक कोशिकाएं। अब इनमें ये देखो डॉट डॉट से आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये इस बात से ये होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। ये थोड़े से ज्यादा डार्क है ना हरे, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट। अब ये मैंने बता दिया सेम के बीज के आकार की कोशिकाएं, द्वार कोशिका, और ये पूरा सिस्टम बनकर बन गया रंध्रीय तंत्र, ठीक है। अब डंबलाकार में बता दिया, ये तो बता दिया भाई अगर सेम के आकार हो, अगर डंबलाकार हो तो बस ये थोड़ा सा डंबलाकार हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में अनेक रोम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं, बता ही दिया। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती है, जो जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होती है। तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचा रोम ट्राइकोम्स होते हैं, ठीक है। अगर मूल रोम होते हैं जड़ पर पाए जाएंगे तो मूल रोम, अगर तने पर पाए जाते हैं, अगर कहां पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तने पर पाए जाते हैं तो उन्हें त्वचा रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा रोम। प्ररोह तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं।
ये शाखित व अशाखित तथा कोमल व नरम हो सकते हैं, ये स्रावी हो सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन में होने जल की हानि को ये रोकते हैं। अब इनका क्या काम है कि ये प्रवाह तंत्र में त्वचीय बहुकोशिकीय होते हैं, ये शाखित भी हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर शाखाएं भी हो सकती हैं, अशाखित भी हो सकते हैं, और स्रावी भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन होने से वाले जल की हानि को ये रोकते हैं। ये था अपना रंध्र बड़ा कंसेप्ट। आज मैंने छोटी क्लास इसलिए बनाई है, थोड़ी सी मैंने आपको सोचा कि अभी काफी टाइम बाद क्लासेस शुरू की हैं तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक बार बता दिया है। कोई कमी पेशी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? फिर चीजों को दोबारा सुधार करके अपनी चीजों को कर लेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। भरण उत्तक तंत्र कल अपने बात करेंगे और फिर आगे बात करेंगे, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।